बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमेरा अरशद विद लेक्चर इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। आज के इस लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है यूनिवर्सल डिज़ाइन। व्हाट इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन? यूनिवर्सल डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट so that they can be used by as many people as possible in many situations and possible. यूनिवर्सल डिज़ाइन एचसीआई में एक ऐसा डिज़ाइन है, हम एक ऐसा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक इफ़ेक्टिव मैनर से इस्तेमाल कर सकें। यूनिवर्सल डिज़ाइन किसी भी ऐसे डिज़ाइन को कहते हैं जिसको इफ़ेक्टिवली लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से हो, डिफरेंट लोकेशन से हो। आप कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलप करने जा रहे हैं तो उसका डिज़ाइन यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। एक उसमें यानी यूनिवर्स से आपके पास यूनिवर्सल आ रहा है कि आपके पास जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में यूनिवर्स होना चाहिए, वो डिज़ाइन जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस में, डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट बैकग्राउंड में इस्तेमाल हो सके। ऐसे डिज़ाइन को हम यूनिवर्सल डिज़ाइन कहते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन को मज़ीद समझने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से मेरे पास पहली एग्जांपल है, आई एम हैविंग ट्रबल रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स। लाइक मेरे पास अगर कोई भी प्रिंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो बेसिकली जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मेरे टेक्स्ट का डिज़ाइन है। तो मेरे टेक्स्ट का डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, मिनिमम है, जिसको पढ़ने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं। तो ऐसे डिज़ाइन को यूनिवर्स डिज़ाइन नहीं कह सकते। ऐसे डिज़ाइन को यूनिवर्स डिज़ाइन क्यों नहीं कह सके? क्योंकि अगर मैं एक यूज़र हूँ और मुझे वो टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ पा रही, तो ऑब्वियसली उसको बहुत से यूज़र के लिए भी सेम प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो ऐसे डिज़ाइन को हम यूनिवर्सल डिज़ाइन नहीं कहेंगे। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन को कहेंगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफ़ेक्टिव वे से इस्तेमाल कर सकें, इफ़ेक्टिव वे से यूज़ में ला सकें, उनके पास एक प्रोडक्टिविटी आ जाए, उनके पास कोई ना कोई आउटपुट आ जाए। ऐसे डिज़ाइन को हम यूनिवर्सल डिज़ाइन कहते हैं। सेकेंड, हम इसके लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक लेफ्टीज हैज़ ट्रबल विद सीज़र। जैसे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंडर हैं, तो सीज़र को अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो, कैंची जिसको कहते हैं, अगर आपने उसको कभी इस्तेमाल किया हो तो आप उसको देखिएगा, वो राइट हैंडर के लिए बनी हुई है। लेफ़्ट हैंडर जो है, यानी जो हमारे लेफ्टीज़ हैं, वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। उनको इस कैंची को यूज़ करते हुए उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लेफ़्ट हैंड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन डेवलप नहीं किया गया, ठीक है। कि हमारे पास एक ट्रबल आ जाती है कि लेफ़्ट हैंडर को सीज़र इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है, क्योंकि सीज़र का डिज़ाइन राइट हैंडर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, लेफ़्ट हैंडर के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। अगर तो उसका डिज़ाइन यूनिवर्सल डिज़ाइन होता तो वो बहुत लेफ़्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, दोनों के लिए सूटेबल होना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास सीज़र है उसका डिज़ाइन जस्ट राइट हैंडर के लिए सूटेबल बनाया गया है। मज़ीद मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यूनिवर्सल डिज़ाइन को समझने के लिए। समवन विद प्रॉब्लम विद ओपन बॉटल, लाइक किसी भी कोई भी आदमी है या कोई भी यूज़र है जिसको बोन्स का प्रॉब्लम है या कोई और इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसको बॉटल ओपन करने में प्रॉब्लम आती है। लाइक ओपन करना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जिस तरह से एक और एग्जांपल, इसकी रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह से चेयर्स हैं, डिफरेंट चेयर्स हैं और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो चेयर्स जो हैं वो कुछ कंफर्टेबल हैं और कुछ कंफर्टेबल नहीं हैं, किसी के हैंडल्स हैं, किसी के हैंडल्स नहीं हैं, बैक सीट सूटेबल है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइन में एग्जिस्ट करती हैं कि आपका डिज़ाइन किस कदर सूटेबल है आपके लिए और
आप उससे इफ़ेक्टिवली फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन पे। इसी तरह जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, तो उसमें आपको ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देन आपको कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलप करना होता है कि यूज़र्स के लिए इफ़ेक्टिव हो, यूज़र उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह से आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या है कि डिफरेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट यूज़र हैं, तो जब आपने डिज़ाइन को डेवलप करना है तो ऐसा डिज़ाइन डेवलप करना है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। इसमें हमारे पास नॉन एवरेज आ जाता है, मतलब कि जो एवरेज यूज़र हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन नॉन एवरेज यूज़र के लिए वो सूटेबल नहीं है। डिफरेंट इन्वायरमेंट हो सकता है, इसमें डिफरेंट कंटेंट आपका डिफरेंट हो सकता है, इसमें आपकी लोकेशन डिफरेंट आ सकती है, आपकी मोडेलिटीज़ में डिफरेंस आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट पढ़ने का मकसद ये है कि जो हमारे पास कम्युनिटी है, जो यूज़र हैं, वो डिफरेंट एरिया से हो सकते हैं, उनकी मोडेलिटी डिफरेंट हो सकती है, उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपका जो डिज़ाइन है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का है, किसी भी एप्लीकेशन का है, वो यूनिवर्स होना चाहिए ताकि तमाम यूज़र उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। So these sort of problem may require different interaction methods, rules and models. अब जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस की है, डिफरेंट इन्वायरमेंट को डिस्कस किया है, इन सब को सॉर्ट करने के लिए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट इंटरेक्शन मेथड्स, रूल्स जो है उसने डेवलप किए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने डिज़ाइन में यूनिवर्सलनेस ला सकते हैं, अपने डिज़ाइन को यूनिवर्सल बना सकते हैं। अब हम यूनिवर्सल डिज़ाइन में, यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या है एचसीआई में? एचसीआई में इसका मतलब ये है कि इंटरेक्टिव सिस्टम हम कैसे बनाएं। हम ऐसा इंटरेक्टिव सिस्टम बनाना है जो कि वन बाय वन यूजेबल हो, मतलब हर किसी के लिए यूजेबल हो, हर कोई उसको एक इफ़ेक्टिव वे से यूज़ कर सके, बाय एनी वन यूजेबल हो। ठीक है, जिस तरह से इंडिविजुअली यूज़र हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं या डिफरेंट मॉडलिटी है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उनकी लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन डिज़ाइन आपका यूनिवर्स होना चाहिए ताकि हर तरह की कम्युनिटी के लिए वो सूटेबल हो। यूनिवर्सल डिज़ाइन में सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास ये आ जाता है कि यूज़र की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है वो यूज़र की जितनी एबिलिटी है, यूज़र उस लिहाज से उसको इस्तेमाल करे, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, जिस तरह से भी, चाहे रिलीजियस हो, कल्चरल हो, अपनी एबिलिटी के मुताबिक यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर सकें। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी यूनिवर्सल डिज़ाइन आपका तब होगा जबकि यूज़र अपनी एबिलिटी के मुताबिक आपके सिस्टम को यूज़ करता है और देन वो उसको रिलीव कर देता है, यानी कि जितनी उसको ज़रूरत थी, जितनी नीड थी, वो उसने उतना अपना एक्शन परफॉर्म किया है और बाकी उसने क्विट कर दिया है। यूनिवर्सल डिज़ाइन में जो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता। जिस तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो एंड्रॉयड उसके लिए सूटेबल होता है या सी शार्प लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो इस तरह का जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर मैटर नहीं करती, बल्कि यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सल डिज़ाइन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल हैं, 7 प्रिंसिपल हैं हमारे पास यूनिवर्सल डिज़ाइन के। यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है वो 1990s में इंट्रोड्यूस करवाया अ ग्रुप एट नॉर्थ कैरोलाइन स्टेट यूनिवर्सिटी इन द यूएसए, proposed by 7 जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन। 1990s में नॉर्थ कैरोलाइन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स जो कि हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन के, उनको प्रपोज किया गया। ये 7 प्रिंसिपल जो हैं हमारे पास, दिस प्रिंसिपल गिव अस अ फ्रेमवर्क इन विच टू डेवलप यूनिवर्सल डिज़ाइन। इन फ्रेमवर्क को
यूज़ करते हुए हम यूनिवर्सल डिज़ाइन को डेवलप कर सकते हैं। अब वो 7 जो हमारे पास प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं? इक्विटेबल यूज़, हर कोई यूज़र सिस्टम डिज़ाइन को यूज़ कर सके, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, हर तरह के यूज़र के लिए सूटेबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नंबर 3 हमारे पास सिंपल एंड इनिशिएटिव टू यूज़ होना चाहिए। इसमें जितना जितना आप सिंपल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल और स्मूथ होना चाहिए। और इंट्यूटिव का मतलब है कि जितना ज़्यादा नेचुरल होगा उसमें, लाइक जितना ह्यूमन के नज़दीक होगा, जितना नेचर के नज़दीक होगा, जितना ही आसानी से यूज़र उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेगा, उतना ही आपका डिज़ाइन यूनिवर्स होगा और इफ़ेक्टिव होगा। फोर्थ वन हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है परसेप्टिबल इंफॉर्मेशंस, प्रोवाइड परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन। सिस्टम वो इंफॉर्मेशन परसीव करे जो यूज़र सोच रहा है, ठीक है। आपका जो सिस्टम है वो इस इफ़ेक्टिव वे से डेवलप होना चाहिए कि उसकी जो परसेप्शन है वो बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए, जैसे कि एक यूज़र की होती है, या कोई भी आपका एम्प्लॉय है वो आपके सिस्टम के बारे में क्या सोचता है, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम की परसीविंग होनी चाहिए। टॉलरेंस ऑफ एरर होनी चाहिए। 6 1 हमारे पास आ जाता है लो फिजिकल एफर्ट, आरामदेह होना चाहिए। इसमें हमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा नहीं करनी पड़े, जो कि हमारा डिज़ाइन डेवलप किया जाए। साइज़ एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़, जो आपका साइज़ है वो ना ही मिनिमम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। मीडियम मतलब होना चाहिए, मतलब एक कंसाइज हो जो कि हर यूज़र के लिए सूटेबल हो। और उसमें साइज़ भी डिपेंड करती है कि अगर आपके सिस्टम का साइज़, लाइक उसको 10 GB चाहिए तो उसको 20 GB एलोकेट की हुई है, या आपके 5 GB रिक्वायर्ड है तो उसको 10 GB एलोकेट कर दो। इस तरह की जो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस जो है एलोकेट करना, इस तरह के एरर जो हैं वो मिनिमम होना चाहिए। और साइज़ भी जितना ज़्यादा मिनिमम होगा उतना आसानी से आप सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और वो इफ़ेक्टिवली किसी भी इन्वायरमेंट में सेट हो सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है मल्टी सेंसरी मेमोरी। सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव मेथड है जो कि मल्टी सेंसरी सिस्टम है, जिससे ज़्यादा आप एक इफ़ेक्टिव वे से डिज़ाइन बना सकते हैं और इंट्रैक्शन कर सकते हैं। मोर देन वन सेंसरी चैनल इन इंट्रैक्शन, एक से ज़्यादा सेंसरी चैनल होते हैं एक मल्टी इंट्रैक्शन करने के लिए मल्टी सेंसरी सिस्टम में। लाइक जिस तरह से हमारे पास साउंड है, टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट है, एनिमेशन है, वीडियो और जेस्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। टेक्स्ट सिर्फ नज़र ही ना आए, इसमें हमारे पास साउंड भी हो। ये हमारे पास एक कह लें कि अपडेटेड वर्जन आ जाता है कि पहले जस्ट हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, देन उसकी एक अपडेशन ये आ गई कि टेक्स्ट के साथ आप साउंड भी उसके सुन सकते हैं। टेक्स्ट के साथ हाइपर टेक्स्ट भी हो गया, आपने नेक्स्ट कहाँ मूव करना है। एनिमेशंस को भी आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो एंड जेस्चर रिकॉग्निशंस भी ऐड कर सकते हैं मल्टी सेंसरी सिस्टम में। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है यूज्ड इन अ रेंज ऑफ एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली गुड फॉर यूजर्स विद स्पेशल नीड्स एंड विजुअल रियलिटी। अब जो मल्टी सेंसरी सिस्टम है वो स्पेशल पर्सनस के लिए और विजुअल रियलिटी में यूज़ करने के लिए सूटेबल है। और मल्टी सेंसरी सिस्टम कवर करता है जनरल टर्मिनोलॉजी को, स्पीच को, नॉन स्पीच साउंड को और हैंड राइटिंग को। अब अगर हम इसमें नॉन स्पीच साउंड को डिस्कस करें तो जिस तरह से हमारे पास अब आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं तो उनको डिफरेंट मोड्स में चेंज किया गया है। लाइक आपके पास पहले जस्ट कलर आता था, रेड, ग्रीन, येलो, इस तरह के कलर कुछ आपको विजुअलाइजेशन आपको दिखाई जाती थी कि आपने रुकना है, चलना है। इसी तरह जब इसको मोर अब थोड़ा सा अपडेट किया गया तो इसमें आपको डिजिट नज़र आना शुरू हो गए कि आपने इतने सेकंड स्टॉप होना है, इतने सेकंड के बाद आपने चलना है। ये आपके पास सेंसिटिव सिस्टम जनरेट हो गए। अगर पाकिस्तान में तो नहीं, अगर बाहर की कंट्री में देखें तो वहाँ पर
स्पीच साउंड, नॉन स्पीच साउंड ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको आपकी ये लोकेशन का बताया जाता है कि आपने लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। लाइक इस तरह की मज़ीद अपडेशन जो है वो की जा रही हैं। कंसिडरिंग एप्लीकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है यूजेबल सेंसेस। सेंसेस को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। सेंसेस हमारे पास 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मॉल आर यूज्ड बाय एवरीडे। ये वो तमाम सेंसेस है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप अपनी आप को ही थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो आपको आप इन सब चीज़ों को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईच इज़ इम्पॉर्टेंट इट्स ऑन टुगेदर दे प्रोवाइड अ फुलर इंटरेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड। कंप्यूटर रेयरली ऑफर सच अ रिच इंट्रैक्शन। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि यूजेबल सेंसेस जो हैं, ये हमारी जो नेचुरल सेंसेस है, साइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मॉल, कंप्यूटर सिस्टम इन तमाम सेंसेस पे अभी एक तरह से आप इसको कह लें कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इन पांचों सेंसेस पे एक फुली अप्रोच अभी हासिल नहीं कर सका। इस पर भी अपडेशन की जा रही है। अब जैसे कंप्यूटर है वो टेस्ट और स्मेल पर अभी कोई वर्किंग नहीं है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई भी अभी काम नहीं है। हाँ, साइट, साउंड और टच ये तीनों ऐसी सेंसेस हैं जिनको कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक आप टच कर सकते हैं, आप सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारे यूजेबल सेंसेस है जो कि आपको सिस्टम एक प्रोवाइड करता है। कैन वी यूज़ ऑल दी अवेलेबल सेंसेस? आइडली यस एंड प्रैक्टिकली नो। We can use sight, sound, touch sometime and we can yet use taste, smell. नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है मल्टी मॉडल वर्सेस मल्टीमीडिया। मल्टी मॉडल में आपके पास डिफरेंट सेंसेस आ जाती हैं जो कि इंट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। यूज़ मोर देन वन सेंसेस और मॉडल ऑफ इंट्रैक्शन लाइक विजुअल एंड ऑरल सेंसेस। इसका मतलब ये है कि हम एक से ज़्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करें। एग्जांपल हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट प्रोसेसर्स में स्पीक द वर्ड्स एज वेल एज इकोइंग देम टू द स्क्रीन। मल्टीमीडिया सिस्टम यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया टू कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। मल्टीमीडिया सिस्टम में हम डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने के लिए। वो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट कर सकती हैं इंफॉर्मेशन को, लाइक साउंड, वीडियो, टच। जिस तरह से आपके पास स्पीकर्स हैं जो कि साउंड को दूसरे लोगों तक कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीच, आप अपना पैगाम कहीं पहुंचा सकते हैं। इस तरह से जो कि मीडिया, स्पीच के लिए आपको माइक की ज़रूरत है, अगर आप कुछ सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पीकर्स की ज़रूरत है। ये सब आपके मल्टीमीडिया सिस्टम्स में लाई करते हैं। लाइक जिस तरह कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग सिस्टम में यूज़ वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट एंड स्टिल इमेजिंग, डिफरेंट मीडिया ऑल यूजिंग द विजुअल मोड ऑफ इंट्रैक्शन may also use sound, both speech and non-speech, to more media using different modes. नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है स्पीच। ह्यूमन बींग्स हैव अ ग्रेट एंड नेचुरल मिजिट्री ऑफ स्पीच मेक इट डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटीज बट इट्स एन ईजी मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। स्पीच जो कि हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज है जो कि यूज़र इजीली अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन के साथ ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन में इसकी स्पीच को किस तरह से इंट्रैक्शन किया जा रहा है कि लाइक जिस तरह से गूगल है, आप उस पर कुछ भी बोलते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और उसको ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है आपकी कुछ वर्ड्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। लेकिन इस पे इन चीज़ों को स्पीच को कॉम्प्लेक्स स्पीच में डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट इट्स एन ईजी मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन स्पीच जो है वो आपका एक ईजी मीडियम है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच में हमारे पास फोनोइम आ जाता है जो कि 40 ऑफ देम है इन इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली एटॉमिक यूनिट है, ये सबसे छोटा यूनिट है। एंड साउंड स्लाइटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट।
दे आर इन दीज लार्ज यूनिट आर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है अलोफोइम। एलोफोइम का मतलब है कि ऑल द साउंड इन लैंग्वेज, जिनकी रेंज है 120 एंड 130 ऑफ दैम, जिनके ग्रुप बन जाते हैं और देन इन पे वर्किंग परफॉर्म की जाती है। मॉर्फोइम का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट यूज्ड that has used by स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती हैं टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी में जो है वो पोर्सोडी आ जाता है, अल्ट्रेशन इन टोन एंड क्वालिटी। यहाँ पर हमारे टोन को जज किया जाता है और हमारे बोलने की क्वालिटी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। लाइक जिस तरह से आप अगर कहते हैं थैंक यू, तो आपके इस थैंक यू में एंग्रीनेस शो होती है, और अगर आप पोलाइट वे से थैंक यू बोलते हैं तो उसमें भी आपके बोलने की टोन, आपका बिहेवियर जो है उसको जज किया जाता है। बेसिकली इसमें आपके जो भी आपका सेंटेंस है उसको मीनिंग दिए जाते हैं, उनको एक जो कि एक आपका सिंपल सा सेंटेंस होता है वो इम्पार्ट मोर मीनिंग ऑफ सेंटेंस, जो कि ज़्यादा मीनिंग ऑफ सेंटेंस बन जाता है, मतलब ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाता है, उसको आप इसमें लेके आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं को आर्टिकुलेशन, द इफेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन साउंड, ट्रांसफर द फिनोम्स इनटू एलोफॉर्म्स। अब यहाँ पर आपके कॉन्टेक्स्ट को साउंड में चेंज करने का इफ़ेक्ट जो है वो को आर्टिकुलेशन में डिस्कस किया जाता है, और यहाँ पे आपके पास डिफ़िकल्टी आती है जब आपको फिनोइम को एलोफोनोइम में ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह से आपकी को आर्टिकुलेशन में लाइक जिस तरह से बोलने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप अपने अलिफ बे के वर्ड्स जो हैं उन पे डिस्कस करें तो रे को रे पढ़ा जाता है, तो ये आपके साउंड की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपकी को आर्टिकुलेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास सिंटेक्स आ जाता है, जो कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, जो कि आपका सब्जेक्ट को शो करता है कि आपने सब्जेक्ट कैसे बनाना है। नॉर्मल इंग्लिश में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ब इस तरह से सिंटेक्स को बनाया जाता है, और सेमेंटिक्स आपको आपके जो कि आपने सिंटेक्स बनाया होता है उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ तक आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। यूनिवर्सल डिज़ाइन बड़ा बेसिकली और बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन इसके नाम से शो हो रहा है कि आपने इसमें एक अपने डिज़ाइन में एक यूनिवर्सलनेस लेके आनी है, अपने डिज़ाइन को एक इफ़ेक्टिव वे से डेवलप करना है जो कि हर तरह के लोगों के लिए सूटेबल हो, और आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स कंसिडर किया जाएगा जितने पीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा उस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिवर्स डिज़ाइन के बारे में, यूनिवर्स डिज़ाइन के प्रिंसिपल को डिस्कस किया, मल्टी सेंसरी सिस्टम को डिस्कस किया, यूजेबल सेंसेस को डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने मल्टीमीडिया और मल्टी मॉडल्स को डिस्कस किया, और लास्ट पे हमने स्पीच पे बात की कि जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, और यूनिवर्सल डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है। यहाँ पे अब आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट है लेक्चर में जो आपको समझ नहीं आया, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।